Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी ड्रॉप को एन छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोगों ने उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था W = 4πr² ब्रैकेट में n की पावर 1/3 - 1, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल। ये सारे रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किए थे। इसी कड़ी में अब हमारे सामने एक और अगला क्वेश्चन आ गया है और उस अगले क्वेश्चन में वो मुझसे बोल रहा है कि पानी की जो छोटी बूंदें होती है ना, ये कोई भी ड्रॉप है, अगर वो स्मॉल ड्रॉप है तो वो स्फेरिकल शेप की होती है, लेकिन जो बड़ी ड्रॉप होती है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया। जैसे सपोज करिए ये कोई ग्लास प्लेट है, इसमें मैंने कोई वाटर ड्रॉप डाली। अगर ड्रॉप छोटी है तो वो ऑलमोस्ट गोल होती है, लेकिन अगर ड्रॉप बड़ी होती है तो हल्की सी फ्लैट हो जाती है थोड़ी सी। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों। गॉट द क्वेश्चन है? बोलो। yes, sir. तो कोई भी ड्रॉप है, वो जो ड्रॉप अगर गोल होती है तो गोल होने के लिए रीजन क्या है? तो रीजन है सरफेस टेंशन। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था कि बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं बिकॉज ऑफ बताया था ना आपको, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया, और मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है तो गोल हो जाती है। सीन क्लियर है सभी को? है ना? तो कोई भी बूंद अगर गोल होती है, मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, बूंद अगर गोल होती है तो उसका एक ही रीजन होता है सरफेस टेंशन। सही बोल रहा हूं? अच्छी बात। ये बात समझ में आती है आपको? आप मान है। तो कोई भी चीज अगर गोल होती है तो उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन, राइट। तो जो गोल है या नहीं है? है? तो इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा तभी ये गोल है। ये भी गोल ही है, नेक फ्लैट है ये तो, लेकिन गोल शेप तो है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स तो इस पे भी लग रहा है। लग रहा नहीं लग रहा? लग रहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी करनी है आप सब लोगों को। तैयार है हम सब लोग उस एक्टिविटी को करने के लिए? अटेंशन। अब मैं ऐसे कहूं कि संज्ञानो धरे रहोगे? क्यों नहीं रखे रहे पाओगे? तो कुछ लोगों का जवाब है कि कोचिंग जाते हैं। स्टूपिड जवाब नहीं चाहिए मुझे, नालायक। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं रह सकते क्योंकि ग्रेविटी जो है ना वो लगातार आपको नीचे की तरफ खींच रही है और थोड़ी देर बाद आप ढीले पड़ जाओगे। नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो ग्रेविटी की वजह से कहीं ना कहीं अपना फोर्स लग रहा है। लग रहा। कितना फोर्स लगता है? mg। ये ग्रेविटी की वजह से लगता है। तो ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, mg, है ना। तो कहानी ये है कि जब ड्रॉप छोटी होती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? वो नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से छोटी बूंदें गोल होती हैं। लेकिन जो बड़ी बूंद होती है तो उसका मास ज्यादा होगा, तो उस पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। नहीं है मेरी बात समझ? सेम क्लियर है सभी को? तो छोटी बूंदें गोल होती है लेकिन बड़ी बूंदें थोड़ी सी फ्लैट होती है। तो क्यों होती है? बात समझ में आ रही है सभी को? आंसर पढ़ ले फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कहा ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं? क्लियर? तो गौर से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। 2 मिनट के लिए फैक्टर तो गए तेल लेने। कोई अगर हमसे पूछे, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। क्लियर? द टेम्परेचर at which the surface tension of the liquid becomes 0 is called critical temperature. कोई अगर आपसे पूछता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो आप उसे जवाब देना ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल
क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला? ऐसा टेम्परेचर, जैसे लिक्विड है आप उसे गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो यानी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो उसका सरफेस टेंशन धीरे धीरे कहाँ की तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन धीरे धीरे करके कम होता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। तो जितने टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। थोड़ा अगर हम लोग डेप्थ में जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सरफेस टेंशन बदलता है, और अपने को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। Tt इज इक्वल टू T01 माइनस अल्फा टी। अपने नॉलेज के लिए आप लोग लिखना चाहें तो अपने नोट्सों में लिख सकते हैं। पहले सुन लो, अभी कुछ नहीं लिखना, रुको। कैपिटल टी सरफेस टेंशन होता है, सफिक्स में स्मॉल टी लगा, इसका मतलब दिस इज द सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस, दिस इज द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और T टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर? ये कांस्टेंट टर्म होती है, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? मुझे आपको ज्यादा रामायण नहीं समझानी, मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं इस फॉर्मूले के आधार पर कि आप बताओ, जितने पढ़ लिख गए हो ना, आपको सैलरी दे रहा हूं, दो आपकी सैलरी इतने लाख रुपए महीना है, बता सकते हो कितनी है? ₹40 लाख रुपया महीना। पूरी बोलो, क्या बोलते हो? 40 लाख रुपए महीना। सही बोल रहा? अगर मैं यहाँ 3 की बजाय बढ़ा के 4 कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? है? बेकार लगो, क्योंकि इसको 3 की बजाय 4 कर दूंगा, 2 चौक 8, 10 में से 8 गए 2, 2 टाइम्स 20, 20 लाख रुपए महीना। तो सैलरी कम हो गई, और इसे बढ़ाने से ये कम हो गया। फॉर्मेट देखिए, इसे बढ़ाऊंगा तो ये, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये फॉर्मूला मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन नहीं है। बात टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड का सरफेस टेंशन, आप लोग मेरी बात समझ गए? मैं अभी पूछूंगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? हाँ, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं ये। और सुनो, मैंने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर T डेल्टा E। पढ़े नहीं पढ़े? डेल्टा ए नीचे ले आओ तो W अपॉन डेल्टा ए बराबर T। बोलो भैया, कहोगे वो परेशानी? सीन क्लियर है? तो वो बता दो, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और सरफेस टेंशन अगर कम है जाओ तो सरफेस एरिया बढ़ जाओ। ऐसा करेंगे मैं हमारे दुनिया भर के क्वेश्चन निपटाऊंगा ऐसे कर करके। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ेगो तो सरफेस टेंशन, हाँ, और इस आधार पे बोला, और सरफेस टेंशन कम है गो तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? हाँ, सरफेस टेंशन, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया। तो सुनो अल्लाह, ब्रश करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो पेस्ट होता है ना, उसका सरफेस टेंशन कम होता है। पेस्ट जो होता है ना, जितने भी एंटीसेप्टिक्स वगैरह होते हैं, एंटीसेप्टिक समझते जैसे डिटॉल वगैरह, तो इनकी सरफेस टेंशन, इन लिक्विड के सरफेस टेंशन कम होती है। अब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो चीजें बेहतर तरीके से साफ होगी। नहीं है मेरी बात? ऐसे समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आपके हाथ में कोई चोट लग जाती है तो आप डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब
डिटॉल तो इस्तेमाल ना करी, फिलहाल तो चोट लग गई है, कहीं ऐसी गंदी जगह पे आप गिर गए हैं, हाथ पैर छिलछिलाए गए हैं, और समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। अब घाव हो गया है, गंदगी भी है, तो जाहिर सी बात है आप उसकी सफाई करना चाहिए, तो आप डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? काय का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम क्या चाहोगे, डिटॉल घाव पे ऊपर ही ऊपर रहे या अंदर में हो जाए? ऊपर ही ऊपर रहे, अंदर नहीं जाए, तो जो जर्म्स अंदर घुस रहे हैं गंदगी में, तो वो कैसे बाहर आएंगे? फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। हम तो चाहेंगे कि कीटाणु का सफाया हो जाए, सही बोल रहा हूं ना। उसके लिए जरूरी क्या है? उसका अंदर तक जाना किसका? डिटॉल का। डिटॉल अंदर तक कब जाएगी? जब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। समझ में नहीं है कहा, समझ में नहीं है कहा आई। डिटॉल का सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, इस वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो घाव में अंदर तक जाएगा और कीटाणुओं को खींच के बाहर ले आएगा। कहानी समझ में? पेस्ट करते हो, जो पेस्ट का फोम बनता है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। सरफेस टेंशन बहुत कम होता है तो जाहिर सी बात है पेस्ट जहां पर भी पड़ेगा तो वहां पर जहां भी जो भी जगह है वहां सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो दांतों के बीच में जो संद है उसमें भी जाएगा और उनको अच्छे से साफ कर देगा। नहीं है मेरी बात सिंगल। कभी आपने सर्फ एक्सेल वगैरह का एड देखा हो तो आपने देखा हो कपड़े में कीटाणु घुस जाते हैं, कीटाणु है। बोलो भैया सही बोल रहा हूं मैं। तो जो भी गंदगी है वहां पर, तो उस गंदगी को सफाई करने के लिए हम लोग गर्म पानी में कपड़े धोते हैं। अब गर्म पानी में कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? तो गर्म पानी गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, और जो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या पाया? सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया है ना। तो ऐसा करने से क्या हुआ, कपड़ों के जो धागों के रेशे हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और साबुन का पानी, ये गर्म पानी बिल्कुल अंदर तक चला जाता है और जर्म्स को बाहर फेंक देता है। आपको मेरी बात ही समझ में है? सीन क्लियर है? ताउए को परेशानी, गर्म पानी में कपड़े क्यों साफ हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है? आजकल तो शादी पार्टियां चल रही हैं, काफी लोग गए हैं। सूप पीते हो? है ठंडा या ताता है? गरम सूप पीते हो? ठंडा पिया करो, गरम अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? गरम इसलिए अच्छा लगता है, कोई पूछे कि भैया ठंडे सूप के बजाय हमें गरम सूप अच्छा लगता है, क्यों? तो बोलना सरफेस टेंशन की वजह से। क्या की वजह से? पूछा ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा ये हो जाता है, आपकी जीभ है, आपकी जीभ पे मैंने ठंडा सूप की एक बूंद डाली तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी, और अगर गर्म सूप की एक बूंद डाली तो वो भी कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी। सूप टेस्ट कब लगेगा, टेस्टी कब लगेगा? जब वो ज्यादा एरिया कवर करेगी तब, या कम एरिया कवर करेगी तब? ज्यादा एरिया को कवर करेगी। सूप अगर गर्म होगा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है, टेम्परेचर बढ़ गया तो सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से वो टंग पे ज्यादा एरिया को कवर करता है और हमें अच्छा लगता है। नहीं यही बात क्लियर? तो गर्म सूप ठंडे सूप के बजाय ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ऑफ गर्म पानी में कपड़े साफ हो जाती हैं। तो क्यों साफ हो जाती हैं, समझ में आई? क्यों साफ हो जाती हैं? हाँ, क्योंकि पानी जब गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। नहीं यही बात समझ में? सी क्लियर है? तो गर्म पानी में कपड़े अगर साफ हो गए तो काय की वजह से? जितनी रामायण बोली पल्ली पड़ी। मैं ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुना है, वो पर विकेट टू विकेट आती है क्वेश्चनों पे। तो हमारा क्वेश्चन तो हमारा कुछ और था, मैं कहीं और ले गया आपको, तो कुछ जरूरी था, सुन लें। किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि कह रहे भला ने व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम्स 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर।
क्लियर है? इसका फॉर्मूला मेंशन करना चाहे आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो आपके नोट्स में एक आध दो चार क्वेश्चन छोड़ के कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, है ना? इसी के नीचे देखो भाई कितना हुआ, भाई के नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जो फॉर्मूला नोट करना चाहो तो कर लो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो मुझसे बोल रहा है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सही बोल रहा? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं? तो भैया कौन कौन से फैक्टर है मैं आप लोगों को बतलाता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। है पहला फैक्टर मैंने यहां लिखा टेम्परेचर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाँ पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके? Yes, sir. टेम्परेचर है भाई, इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? Yes, sir. यही कारण है कि गर्म पानी में कपड़े साफ हो जाते हैं। क्लियर? क्यों साफ हो जाते हैं समझ में आ रही है बात? क्योंकि W बराबर E डेल्टा है, तो डेल्टा है नीचे ले आऊंगा तो यही कहानी हो जाएगी। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कपड़े इजीली साफ हो जाते हैं। कहानी समझ में आई? क्लियर? तो पहला फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। क्लियर? इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस सरफेस टेंशन। दूसरा फैक्टर भैया, दूसरा फैक्टर होता है इम्प्योरिटीज। क्लियर? क्या चीज? इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज में भी दो टाइप की इम्प्योरिटीज, एक सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, एक इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। क्या बोला समझ में आया? सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। सॉल्यूबल में भी दो प्रकार की वैरायटी, दो प्रकार की वैरायटी। अगर हाईली सॉल्यूबल है तो ऐसी सिचुएशन में सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। नहीं यही बात समझे? अगर लिक्विड में मिलाई जाने वाली इम्प्योरिटी हाईली सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। पानी में शक्कर हाईली सॉल्यूबल है नहीं है? बोलो हाईली सॉल्यूबल है पानी में शक्कर, तो पानी में शक्कर मिलाई जाएगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अगर लेस सॉल्यूबल है तो शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से 100 बार। तो अगर इम्प्योरिटी पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर लेस सॉल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। पानी में साबुन धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता है, लेस सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो साबुन का पानी बिल्कुल बढ़िया कच्चे अंदर न जाएगा, कपड़ों में धागे के बीच में जाएगा, कीटाणु को बाहर लाएगा। नहीं है मेरी बात समझ? सही बोल रहा हूँ ना? पूछता है, हेलो पूछता है, साधारण पानी में कपड़े धोने की बजाय अगर हम साबुन के पानी में कपड़े धोते हैं तो साफ क्यों हो जाते हैं? साबुन मिला दिया पानी में, साबुन मिला दिया यानी हाईली सॉल्यूबल नहीं है, लेस सॉल्यूबल है। लेस सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी धागों के बीच का एरिया बढ़ जाएगा, पानी अंदर तक जाएगा, कीटाणु बाहर तक लाएगा। नहीं है मेरे पास समझ में? सीन क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ जाऊं। तीसरा होता है इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी भाई ना सॉल्यूबल ही ना पानी में रहे तो डाल दो। नहीं है मेरी बात समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में सरफेस टेंशन कम हो जाता है, याद हो जाएगा इजीली। हाईली सॉल्यूबल हाई सरफेस टेंशन, लेस सॉल्यूबल और ना सॉल्यूबल ही ना है तो कम है। यही वाली कंडीशन होगी ऑलमोस्ट। समझ में नहीं आई मेरी बात? कहा के हो? क्लियर है? पढ़ लियो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन है, डिफाइन कैपिलरी एंड कैपिलैरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमीना एंड कमीनापन? कमीना इज द पर्सन एंड कमीनापन इज द लक्षण ऑफ द पर्सन। सही बोल रहा हूं ना? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? कैपिलरी एंड ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड्स समझ में आ रही बात?
कैपिलरी एक बहुत नैरो ट्यूब होती है, पतली ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक जो जिस स्ट्रॉ से आप पीते हो स्ट्रॉ, उसके दोनों एंड ओपन होते हैं। कोल्ड ड्रिंक का तो डायमीटर बहुत होता है, रेडियस बहुत होती है। मैं बात कर रहा हूँ कैपिलरी इतनी पतली होती है कि उसका जो रेडियस होता है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। 1 मिलीमीटर समझती हो? पहले तो मुझे बताऊं, अपन तो आप बच्चे 1 मिलीमीटर ही ना जानते हैं ना। स्केल देखिए, पैमानो देखो, बामें सेंटीमीटर वाले खाने बने होते हैं, 0, 1, 2 लिखा रहता है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर इतना हिस्सा तकरीबन इतना बड़ा होता है। बोलो सही बोल रहा हूँ? तकरीबन इतना बड़ा। और इसको भी कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 10 हिस्सों में बांटा जाता है। तो 10 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं 1 मिलीमीटर। समझ लो कितने पत्रों है, समझ लो आप, समझ लो आप। तो कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है और इसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, इसका रेडियस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। और जब कैपिलरी को किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है, वाटर में डुबो दिया जाता है तो राइज हो जाता है इसका लेवल। मरकरी में डुबो दिया जाता है तो इट फॉल्स डाउन। Rising and falling of liquid in the capillary is called capillarity। नहीं यही बात समझ? Capillarity is the लक्षण of the capillary। इसमें क्या होता है कि जब किसी कैपिलरी को लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो राइजिंग एंड फॉलिंग होती है लिक्विड की। वाटर में डिप करोगे तो राइज हो जाएगा और मरकरी में डिप करोगे तो फॉल हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है मेरी? पढ़ दो फटाफट कैपिलरी और कैपिलैरिटी। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कैपिलैरिटी। कल आप लोगों ने देखा था कि जब आप किसी कैपिलरी को लिक्विड में डिप कर रहे थे, वाटर में डिप कर रहे थे तो उसका लेवल ऊपर जा रहा था, है ना। मरकरी में डिप कर रहे थे तो नीचे जा रहा था। ये राइजिंग फॉलिंग जो हो रही थी तो क्यों हो रही थी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है अब हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं। इससे पहले कि मैं जानूं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो अभी तक हम लोगों ने पीछे इस्तेमाल किए हैं, चेक कर लूं आप लोगों को आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वो नहीं आएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो देखते हैं। वैसे तो मैं कल ही बातों बातों में आपसे पूछ चुका हूं, आप मुझे बता भी चुके हैं। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित दो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू होने गई पास्कल है, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, है ना। सही बोल रहा हूँ ना? एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो दोनों पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ऐसा मैं जानता हूँ? मैं जानता नहीं जानता? जानता। और सुनो, ये बात मैंने आज से कुछ दिनों पहले आपसे पूछी थी कि ये लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड से H डेप्थ पे एक मच्छी है। तो ये जो लिक्विड इस मच्छी की चांद में है तो ये लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। कितना? HDG। याद आ रहा है? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि H हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, मच्छी पे जो प्रेशर आएगा, दैट इज गधा HDG। नहीं है मेरी बात समझ? यस और नो? जो बोला पल्ले पड़ा। H हाइट के लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज HDG। समझ गए? सोचो भाई, सोचो। तुम्हारे पास अगर किसी चीज की कमी होगी तो आप उसे क्या करने की कोशिश करेंगे? पूरा करने की कोशिश करेंगे। यस और नो? जो बोला समझ में आया? अगर आपके पास किसी चीज की डिफिशियंसी होगी या कमी होगी तो आप उस चीज को क्या करने की कोशिश करेंगे? पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं। और सुनो, सुन रहे हो? लाला रे ये ड्रॉप है, कल बताई थी मैंने। ऐसा समझो, मेरे पास 5 रुपया है, तुम्हारे पास 3 रुपया है। एक्सेस अमाउंट किसके पास है? मेरे पास है। मेरे पास एक्सेस अमाउंट है ना? मेरे पास एक्सेस अमाउंट है कितना? 2। किसके पास लेस अमाउंट है? कितना? जितना मेरे पास एक्सेस है उतना ही आपके पास कम है।
बात तो सेम ही है, नहीं है? मेरी बात समझ में है? बोलो भैया। एक्सेस प्रेशर कितना है, सॉरी एक्सेस अमाउंट कितना है? मेरे पास 5 थे, ध्यान देना, मेरे पास 5 थे, आपके पास 3 थे। मैंने पूछा एक्सेस अमाउंट कितना है, किसके पास है ये नहीं पूछ रहा, एक्सेस अमाउंट कितना है? 2। ठीक है, लेस अमाउंट कितना है? तो दोनों में ही सेम है, एक्सेस अमाउंट और लेस अमाउंट। यस और नो? हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया। इधर आओ, कल आप जब पढ़ रहे थे ये P1 था, ये P2 था, था नहीं था? एक्सेस प्रेशर आपने निकाला था तो क्या लिखा था? इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, बाहर वाला प्रेशर कम था, तभी तो इतने से बुला रखा था। यस और नो? और ये एक्सेस प्रेशर कितना आया था? टूटिया बना लो, इसी को आपने डेटा भी लिख दिया था कल, अगर आपको याद हो तो। नहीं, ये बात समझे? प्रेशर कहाँ ज्यादा है इन दोनों में? अंदर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? टूटिया बना, किस वाले से? हाँ, P2 से। समझ गए? कहाँ कम है? P2 पे। कहाँ से? हाँ, जो बोला समझ आया? यानी अगर इसका कर्वेचर शेप है, कर्वेचर शेप है, केवल इतना पोर्शन देखिए, ये कर्वेचर शेप है, तो वो मालूम है जेवा प्रेशर ज्यादा है तो कितने ज्यादा है? वो मालूम है जेवा प्रेशर कम है तो कितने कम है? जो बोला समझ में आया? पक्का पक्का। आओ, मुझे एक बात बताओ जरा, थोड़ा सा यहाँ फीलिंग करते हैं हम लोग ऐसे। ये मैंने लिक्विड कॉलम, आपको मालूम है कैपिलरी को जब वाटर में डिप किया जाता है तो सरफेस कॉन्केव होता है उसका। बोलो। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे शेप बनाया, इसमें शेप ऐसे बन रहा है। बोलो भैया। यहां पर मैं मेनिस्कस के जस्ट नीचे कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और ऊपर भी मान लो कोई पॉइंट है, तो प्रेशर कहां ज्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे? है? ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, तभी तो इसने ऐसे खुला रखा है। नहीं, ये बात समझे? बोलो, कौन से वाले पॉइंट पे प्रेशर कम है? नीचे वाले पे। कितना कम है? किससे कम है? तो नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर ऐसे लिख दूं, P-2T होगा? नहीं आई, नहीं आई। पक्का? समझ गए? समझ गए? कहा कि ये जो मेनिस्कस है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, ये जो कर्व सरफेस है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो मेनिस्कस के जस्ट नीचे प्रेशर जो होगा वो बाहर वाले प्रेशर से कम होगा। तो कितना कम होगा? 2T होगा। तो P-2T होगा। जी, मैंने P-2T होगा की आपको समझ में आया? हाँ? अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसमें कुछ बचा नहीं। रेडी फिर? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ कैपिलैरिटी, क्योंकि अब हम समझने लायक हो गए इसे। आइए देखते हैं। कॉज ऑफ कैपिलैरिटी। लुक एवरीवन, लुक एट द बोर्ड। ये मैंने यहां पर लिक्विड भर दिया, लिक्विड के तौर पर मैंने यहां पर ले लिया पानी। बोलो भैया, क्या ले लिया मैंने? पानी। और इसके अंदर मैंने डिप कर दी कैपिलरी। क्लियर? 3 पिक्चर बनाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। लुक एट द बोर्ड। इसको मैंने बोला फिगर ए, यही फिगर दोबारा बना रहा हूं, यहां पर कुछ अलग नया काम नहीं कर रहा हूं। दिस इज फिगर बी, और फिर तीसरा भी इधर ही बना रहा हूं, दिस इज फिगर सी। ये कोई अलग अलग फिगर नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताने की कोशिश की है, इसलिए अलग अलग कैपिलरी ले ली है। राइट? मैं आपको यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी कैपिलरी को आप वाटर में डिप करते हैं या मरकरी में डिप करते हैं तो राइजिंग एंड फॉलिंग होता है। तो हमने एक एग्जांपल वाटर का उठा लिया। तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कैपिलरी को इसके अंदर डिप किया जाता है तो इसका लेवल ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो क्यों चढ़ जाता है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा था कि भैया कैपिलरी को जब वाटर में डिप किया गया था तो लेवल ऊपर चढ़ जाता है। तो ऊपर तो बाद में चढ़ेगा, पहले मैंने मान लिया ये ऐसा शेप है। कौन सा शेप है भैया? कॉन्केव शेप है। बोलो भैया, यस और नो? अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर किए। पॉइंट ए, जो लिक्विड का सरफेस है उसके जस्ट नीचे पॉइंट ए, और ये जो मेनिस्कस है, ये कर्व सरफेस को मेनिस्कस बोलते हैं। इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया पॉइंट बी। राइट?
हवा यहाँ से भी है, हवा यहाँ से भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपकी चांद पे भी लग रहा है। बोलो भैया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कितना है ये पॉइंट पे? P। बोलो बोलो कहीं नहीं भाई। और कैपिलरी हवा तो जाऊंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी काम कर रहा है, कितना? P। और पास्कल कह गया था अपने लॉ में कि भैया एक ही हॉरिजॉन्टल, ये ऑलमोस्ट मेनिस्कस के जस्ट नीचे, ये मेनिस्कस का कर्वेचर दिखाया इतना गया, ये बहुत कम होता है। तो ए और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए, तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ आई कैन से लाइक दैट। समझ गए? ए पॉइंट पे प्रेशर काय की वजह से है? कितना है? तो ये पॉइंट पे प्रेशर T। अब बी पॉइंट पे प्रेशर, अब बी पॉइंट पे अगर प्रेशर देखा जाए पास्कल लॉ तो कहता है भैया बराबर होने चाहिए, और यार कर्वेचर शेप बनना है, ऊपर से भी प्रेशर है तो बी पॉइंट पे प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर से कितना? तो क्या लिखूं बी पॉइंट पे प्रेशर? पास्कल लॉ तो फेल हो गया क्योंकि वो तो बराबर कह रहा था, जबकि यहाँ तो P माइनस 2T अपॉन R है। कमी हो गई इसके अंदर, कितने की? अब अपनी इस कमी को ये क्या करने की कोशिश करेगा? तो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी ये चाहेगा कि जितने प्रेशर ए पे है जितने प्रेशर मैं अपने ऊपर बनाऊं, तो ये तुरंत क्या करेगा? जब लिक्विड है ऊपर उछका देगा, कितनी हाइट तक? h हाइट। अब वही पॉइंट है, दोबारा बना दिया यही फिगर मैंने, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अब बी पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर और जनरेट हो जाएगा h हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से। तो h भैया कमी कितने की थी? तो इस डिफिशियंसी को, इस कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड ऊपर चढ़ गया और इसने अपना खुद का एक प्रेशर इस बी पॉइंट पे क्रिएट कर दिया, कितना? HDG, h हाइट के कॉलम, मच्छी हवाला याद आ रही है? h हाइट के कॉलम के कारण इस पॉइंट पे प्रेशर, ये समझने वाली लाइन है, समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? समझ गए? ओका तो आ जाओ फिर का P ते P, TP क्लियर? माइनस के 2T अपॉन आर जाला ले आओ तो प्लस के जाएंगे, सीन क्लियर है सभी को? आर को इधर ले आऊंगा तो गौर से देखिए, ठीक है? 2 नीचे ले आओ तो ये रिलेशन आ गया हमारा T बराबर राधा जी अपॉन 2। क्लियर? याद हो जाएगा मामूला? T बराबर जी हाँ, जय भाई और राधा जी अपॉन 2। सीन क्लियर है? खत्म नहीं हुआ अभी, कोई खत्म नहीं हुआ, वैसे तो खत्म हो गया पर खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक सीन क्लियर है बेटा सभी को? कोई परेशानी? आगे बढ़ जाऊं? आगे देखिए, ये नजारा आपको नजर आ रही है ये नहीं आ रही है? आ रही है। आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। तो लिक्विड अपना यहाँ पहुंच चुका है, पहुंच चुका नहीं पहुंच चुका, थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए ऐसे मैंने कर्वेचर बना दिया। लिसन एवरीवन, ये h हाइट है नहीं है? है। का ये जो कर्वेचर बनना हुआ है अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे मैंने कर्वेचर बना हुआ है, तो जाको गोला कैसे बनेगा पूरा? क्यों बनेगा? मतलब समझ गए ना? सेटर कहाँ हो? सेटर तो जे जाकी का है नहीं, आप महान है तो जे जाको सेटर है वो, तो जे जाकी का है नहीं, रेडियस। सीन क्लियर है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड के सरफेस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट लिक्विड के अंदर सॉलिड सरफेस से जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यस और नो? जानते हैं, कल बता चुका हूं। जिक्का है ने जब कैपिलरी की कछु ना कछु रेडियस होगी, कितने है? नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पर कितनी है? 10 यार, कैपिलरी की रेडियस थोड़ी है, जो तो इस कर्वेचर की रेडियस है। कैपिलरी की रेडियस तो जेवारी होगी, नहीं बात समझ में? अरे भैया जैसे ये कैपिलरी है तो रेडियस यही तो होगी इसकी, वही मैंने बना दी रेडियस ऑफ कैपिलरी। नहीं यही बात समझ में? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा मैं इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद दे दूंगा, नहीं तो यहाँ फिगर में हौच-पौच हो जाएगी। क्लियर? समझ गए? फिलहाल मान लो कि ये अगर थीटा है तो ये भी घसीटा है। क्लियर? समझ गए? याद रहेगा?
क्यों आया मैं वेल रीजन दूंगा बाकायदा आपको। यहाँ तक सीन क्लियर है? Yes, sir. आइए देखते हैं। अगर ये नजारा आपको क्लियर आ गया समझ में तो आगे की बात करता हूं। ये एक रिलेशन आ गया, आगे बढ़ा रहा हूं। बचपन में मैंने सुना था cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू, लगा दो इस ट्राइंगल में जरा, बेस कितना है? आर तो दो है मेरे पास। बेस कितना है? बेस कितना है? कि कैपिटल आर? कि कैपिटल आर? चले जाते हैं। हाइपोटेन्यूज कैपिटल, आप लोग समझ तो रहे हो ना? तो स्मॉल आर, सॉरी ये हो गया हमारा, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? अरे यार क्या करूं? कैपिटल आर को इधर, एक मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है? तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर अपॉन cos थीटा। राहुल को परेशानी, तो कैपिटल आर की जगह आर अपॉन cos थीटा रखूंगा तो ये नजारा हो जाएगा। समझ में नहीं आई? लेसन एवरीवन, ये फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ पर जो रेडियस आती है दैट इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, क्लियर? और ये वाला लगाते हो तो दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। नहीं आई? सोच लो, हैं? समझ गए? कर लियोगे भाई सो, हैं? ठीक है, तो फटाफट देख लो इसे, फिर मैं आगे की बात करूंगा आप लोगों से। अब आपको यहाँ पर सेपरेटली रीजन बताता हूँ कि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों हुआ है ना, तो गौर से देखिएगा आप सभी लोग। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप ज्यादा बेहतर समझ पाए। ये कैपिलरी बना दी मैंने, देख पा रहे हैं आप लोग? ये मैंने यहाँ पर सीन क्लियर है? ये इसका सेंटर हो गया, कैपिटल आर, रेडियस, और ये थीटा है। यस और नो? ये थीटा है, ये कितना है? 90 डिग्री है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए, अच्छा ये कितना है? इसको मैंने x मान लिया। कितना मान लिया? तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? है ना, 180 डिग्री होगा। कितना 180 होगा? x प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालता हूं, 90 इधर आएगा तो 180 माइनस 90, और थीटा भी इधर आ गया। x की वैल्यू आ गई। x कितना आ चुका है हमारा? अब देखो x आ चुका है, ये 90 है। अब मुझे ये निकालना है, इसे मैंने y मान लिया, ठीक है? तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये हो गया 90 प्लस x प्लस y बराबर, तो 90 प्लस x की जगह ये टांग दू, प्लस y इज इक्वल टू 180। 90 90 180, 180 से 180 स्वाहा, माइनस के थीटा वालंग गए, तो y बराबर थीटा। यही तो मैंने बताया नहीं है मेरी बात? सीन क्लियर है? कर पाएंगे मान लो? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।